Hello everybody, welcome back on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के YouTube चैनल में। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है IGCAR, दैट इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली आज ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आप कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे और आपका जो एरिया ऑफ यू कैन से द प्रिपरेशन है या जो डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन है वो कैसे होना चाहिए फॉर द IGCAR। डियर स्टूडेंट्स, वहां से आपसे कुछ पूछा कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज नहीं करने चाहिए और हम प्रिपरेशन बेसिकली उसकी कैसे करें। आज का वीडियो ऐसे होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी हर एक क्वेरीज को यहां पे क्लियर करते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पोस्ट थी टेक्निकल ऑफिसर और स्टाइपेंडरी ट्रेनी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी और ट्रेनी ऑफिसर थ्री वैकेंसीज थी, बट 3 वैकेंसीज पे 35 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग को 70 स्टूडेंट्स को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो सबसे पहले आपको सबको 70 स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपका पड़ाव इंटरव्यू का है और आपको पता है कि IGCAR में इंटरव्यू इज द यू कैन से कि प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना है, क्योंकि जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली एक सीट पे 12 स्टूडेंट को बुलाया है और ऐसे ही हर एक ब्रांच में है। तो हम आपके लिए हर एक ब्रांच की यहाँ पे वीडियोस लाने वाले हैं, हर एक ब्रांच में आपको गाइड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग की सीरीज और यू कैन से केमिकल इंजीनियरिंग की नॉट सीरीज वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। टेक्निकल ऑफिसर जो है ग्रेजुएशन लेवल पे था और स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है वो डिप्लोमा लेवल पे था। तो हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कैसे टैकल करना है सब्जेक्ट्स को और डिप्लोमा लेवल पे आपको कैसे टैकल करना है। चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है एक सब्जेक्ट की। अगर आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए और कौन सा सब्जेक्ट चूज नहीं किया जाए। तो सबसे पहले अगर आप चूज करते हैं कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे कि प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेशन, ओके, ऐसे कुछ छोटे छोटे अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सबसे पहली बात है कि वहां पे डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे लगेंगे कि आपको टेक्निकल साउंड नहीं करेंगे और आपका इंटरव्यू बोलने पे ही खत्म हो जाएगा, आप ये मान लीजिए। तो चूज सम कोर सब्जेक्ट, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, आपकी इंजीनियरिंग के जो बेस हैं, हार्ट हैं, वो आपको सब्जेक्ट्स बेसिकली चूज करने होते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप PDC को चूज ना करें, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल को चूज ना करें, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ अगर क्वेश्चंस आ गए तो आपके लिए डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपका है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। दिस इज द वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप CRE बोलते हैं तो इट साउंड्स लाइक यू कैन से द टेक्निकल पर्सन। चलिए मैं आप सबसे पहले CRE की बात करता हूं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की बात करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग को जब आपने पढ़ा है तो सबसे पहले पार्ट आपने काइनेटिक्स का पढ़ा होगा। काइनेटिक्स में आप किस किस टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ द रिएक्शंस। रिएक्शन का बिहेवियर कैसा है वो बेसिकली हम काइनेटिक्स पार्ट में पढ़ते हैं। बिहेवियर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 0 ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, CVRS और VVRS रिएक्शन सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए नेगेटिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के और 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के और फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के। तो थोड़े कम चांस है कि 1 और 2 का पूछे, क्योंकि वो तो आप बता देंगे, बट नेगेटिव, फ्रैक्शन और 0 ऑर्डर के आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए।
सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है, प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि आप हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रैक्टिकली, और उसके बाद में आपके कुछ मेथड्स आते हैं, लाइफ मेथड आते हैं, जैसे कि हाफ लाइफ मेथड है। तो आपको हाफ लाइफ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको अब ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका मैक्सिमम हाफ लाइफ है या सबसे मिनिमम हाफ लाइफ है, इस तरीके से पता होना चाहिए आपको। फिर आपके काइनेटिक्स में आते हैं थ्योरी, जैसे अर्हेनियस थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ये थ्योरीज, इनके अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए, ये कब वैलिड होती हैं और कब वैलिड नहीं होती हैं। सिर्फ अर्हेनियस के बाद में ट्रांजिशन थ्योरी क्यों आई और क्या रिक्वायरमेंट पड़ी उसकी, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। सो थ्योरीज जो हैं आपकी तीन, वो आपको कोलिजन थ्योरी है, अर्हेनियस थ्योरी है और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। तीनों थ्योरीज आपको आनी चाहिए, इनके अजम्पशंस, इनके लिमिटेशंस सब आपको पता होने चाहिए। ये होता है काइनेटिक्स का पार्ट। उसके बाद में काइनेटिक्स में आता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो आपको यह पता होना चाहिए सीवीआरएस और वीवीआरएस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए, उसको पता देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वीवीआरएस सिस्टम है या सीवीआरएस सिस्टम है। तो ये आपका काइनेटिक्स में बेसिकली आपका डायरेक्शन होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू में। इसमें कुछ डेरिवेशन टाइप पार्ट नहीं बनता है। डिप्लोमा वाले बच्चे थोड़ा सा डेरिवेशन पे कम ध्यान देंगे और कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, बट जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको डेरिवेशंस एज वेल एज द कॉन्सेप्ट दोनों पे ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आईजीसीआर का जो इंटरव्यू होता है वो काफी अच्छा होता है। मैं सेकंड बात करता हूं काइनेटिक्स के बाद में आप पढ़ते हैं आइडियल रिएक्टर्स। रिएक्टर्स आप पढ़ते हैं, रिएक्टर्स पढ़ते हैं आप, बैच रिएक्टर पढ़ते हैं, सीएसटीआर रिएक्टर पढ़ते हैं, पीएफआर रिएक्टर पढ़ते हैं। ये तीन रिएक्टर बेसिकली आप पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको डिजाइनिंग ऑफ द रिएक्टर आना चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग आपको आना चाहिए। ग्राफ से हम कैसे डिजाइनिंग में वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम का और कन्वर्जन का क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम को देख के कन्वर्जन पे हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, ये आपको डिजाइनिंग पता होनी चाहिए। मटेरियल बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल बैलेंस कैसे करके आप डिजाइनिंग इक्वेशन निकालते हैं फॉर द रिएक्टर्स। तो हर एक रिएक्टर पीएफआर, सीएसटीआर और बैच की हम डिजाइन इक्वेशन तक कैसे पहुंचते, कैसे मटेरियल बैलेंस करते हुए जाते हैं, वो आपको आना चाहिए, डेरिवेशन का पार्ट है। उसके बाद में सीएसटीआर, पीएफआर और बैच रिएक्टर की आपको पता होनी चाहिए कि यूजेस क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में बैच रिएक्टर होता है, बैच रिएक्टर वहां यूज होता है जहां पे आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सीएसटीआर कहां प्रेफरेबल रहेगा, पीएफआर कहां प्रेफरेबल रहेगा और बैच कहां प्रेफरेबल रहेगा। उसके बाद में आते हैं कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन अच्छे से पता होना चाहिए, सीएसटीआर और पीएफआर का क्या कंपैरिजन है, उनके वॉल्यूम्स का क्या कंपैरिजन है, उनके कन्वर्जेंस का क्या कंपैरिजन है। ये हम थ्रू द ग्राफिकल मेथड भी पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो ये था आइडियल रिएक्टर्स का, आपको इस तरीके से आइडियल रिएक्टर को पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ आप नॉन आइडियल रिएक्टर्स पे। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि डिफरेंस बताइए आइडियल रिएक्टर और नॉन आइडियल रिएक्टर में। नॉन आइडियल रिएक्टर, जब आइडियल रिएक्टर पढ़ लिया तो नॉन आइडियल रिएक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आइडियल रिएक्टर एग्जिस्ट करते हैं। नॉन आइडियल रिएक्टर में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि नॉन आइडियल रिएक्टर क्या होते हैं। उसके बाद में कंपैरिजन, और यू कैन से नॉट कंपैरिजन, रिलेशन आपको पता होना चाहिए आइडियल रिएक्टर में और नॉन आइडियल रिएक्टर में क्या रिलेशन है, कैसे हम आइडियल रिएक्टर का यूज करते हुए नॉन आइडियल रिएक्टर को डिजाइन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद में नॉन आइडियल रिएक्टर में हम मीन रेजिडेंस टाइम निकालते हैं। तो रेजिडेंस टाइम बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर फिर एक टर्म और निकालते हैं, हम ई कर्व निकालते हैं, एफ कर्व निकालते हैं। तो उनके डेरिवेशंस आपको पता होने चाहिए, ई कर्व क्या है, एफ कर्व क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है ई कर्व और एफ कर्व के। इस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है आपको। और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, एक्सपेरिमेंट्स, पल्स एक्सपेरिमेंट, स्टेप एक्सपेरिमेंट नॉन आइडियल रिएक्टर में। तो पता होना चाहिए आपको कि स्टेप और पल्स में क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों किए जाते हैं। उसके बाद में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आरटीडी, रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आरटीडी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आरटीडी का क्यों यूज किया जाता है, क्या आरटीडी है रिएक्टर्स के अंदर, आरटीडी का क्या मीनिंग है।
आरटीडी को देख के हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? आरटीडी कर्व्स आती हैं आपकी, जैसे ई कर्व, एफ कर्व, आरटीडी कर्व्स है। तो अगर आपके पास में रैंडम कोई एक कर्व दे दी जाए आरटीडी कर्व्स में, तो आप क्या उसको देख के बता सकते हैं कि उस रिएक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है? ये होता है डायग्नोसिस ऑफ रिएक्टर। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। आरटीडी कर्व में जो अलग अलग टर्म है, जैसे कि डेड टाइम है आपका, बाईपासिंग है आपकी, अच्छे से पता होना चाहिए कि बाईपासिंग से क्या फर्क पड़ता है, डेड टाइम से क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आपको नॉन आइडियल रिएक्टर को प्रिपेयर करना है। फिर आ जाइए आप नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर के अंदर। तो नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपके सीएसटीआर और पीएफआर कैसे बिहेव करते हैं इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिहेवियर का मतलब है कि कन्वर्जन पे क्या फर्क पड़ता है बेसिकली। तो कन्वर्जन का रिलेशन आपको जरूर पढ़ना है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो भी कन्वर्जन पे इंपैक्ट होता है उसके रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट अगर मैं टेक्निकल ऑफिसर की बात करूं, तो अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, जैसे कि मान लो कि दे कैन आस्क कि ओके डिजाइन, और यू कैन से कैलकुलेट डिजाइन द डिजाइनिंग इक्वेशन ऑफ द सीएसटीआर। तो जस्ट आपको मटेरियल बैलेंस करके सीएसटीआर की डिजाइन इक्वेशन निकालनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज जहां पे हैं, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूमेरिकल निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं निकालेंगे। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है सीआरई 1 का पार्ट है। उसके बाद में आ जाओ सीआरई 2 पे, जो कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम, जो कि पूरा कैटलिस्ट पार्ट पे जाता है। इसमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं कैटलिस्ट पार्ट में। सबसे पहले तो आपको कैटलिस्ट देखना है कि कैटलिस्ट होता क्या है, रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या काम है और कैसे ये काम करता है। सिर्फ यही नहीं कि कैटलिस्ट ठीक है कि उसको लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ प्रोवाइड करता है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एनहांस करता है कैटलिस्ट, तो क्यों करता है, ये ऐसे आपको पता करना है, व्हाट इज द अबाउट द कैटलिस्ट। फिर उसके बाद में आते हैं आपके, जब कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर आता है, जब कैटलिस्ट पिक्चर के अंदर आता है, तो दो टर्म पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन और वीक पोर डिफ्यूजन। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन क्या है, वीक पोर डिफ्यूजन क्या है। फिर आपका इफेक्टिवनेस फैक्टर, ठीक है। तो पोरस कैटलिस्ट में इफेक्टिवनेस फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिवनेस फैक्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक बहुत ही फेमस मॉडल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज श्रिंकिंग कोर मेथड। श्रिंकिंग कोर मेथड और श्रिंकिंग कोर मॉडल आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को आप फोगलर बुक आती है आपकी, फोगलर से आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कैटलिस्ट के अंदर सिंटरिंग होती है, कैटलिस्ट के अंदर डीएक्टिवेशन होती है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जो कि वह आपका कोर सब्जेक्ट है, हार्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग है। और अगर आप सीआरई को बोलते हो और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप यू कैन से कि आधी जंग जीत लेते हैं, क्योंकि आपके जो IGCAR इज काइंड ऑफ यू कैन से वहां पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम रिसर्च है हमारी वो सीआरई के ऊपर ही होती है, सीआरई के ऊपर ही होती है। और मेजरली जो आप है, अगर सीआरई का कोई प्रोजेक्ट होता है तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम पे ही रिसर्च होती है, कैटलिस्ट को लेके। आगे बढ़ते हैं आगे। दिस इज द वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। सो मास ट्रांसफर और सीआरई एक ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जिनके पे केमिकल इंजीनियरिंग खड़ी हुई है। सो मास ट्रांसफर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मास ट्रांसफर की वजह से ही पड़ती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग नथिंग बट इट इज यू कैन से कि हम सेपरेशन प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं। तो मास ट्रांसफर जो है उनके साथ में डील करवाता है। तो मास ट्रांसफर के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में आपको थ्योरीज पढ़नी है, फिल्म थ्योरीज पढ़नी है, टू फिल्म थ्योरी हो गई, पेनिट्रेशन थ्योरीज हो गई। तो जितनी 3-4 थ्योरीज हैं आपकी, वो आपको यहाँ पे सरफेस रिन्यूअल थ्योरी है। तो डिफ्यूजन के अंदर थ्योरीज पढ़नी है आपको, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर आप थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर आ जाओ डिस्टिलेशन कॉलम। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज के अंदर डिस्टिलेशन कॉलम इज द यू कैन से द हार्ट ऑफ द रिफाइनरी। जितनी HPCL, ONGC है, BPCL, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, वहां आपको पता है क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन होता है। फिर फर्दर आपके जो प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम जो है बहुत ही कोर और बहुत ही यू कैन से कि एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा टेक्निकल टॉपिक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो
डिस्टिलेशन कॉलम से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि किस तरीके से आप पढ़ोगे। एक तो डिजाइनिंग, डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइनिंग, जिसमें हम अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेस की। कौन सी, जैसे फैंस की इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्या बताती है, थ्योरेटिकल ट्रेस बताती है, आइडियल ट्रेस बताती है, कितनी ट्रेस निकलेंगी, कॉलम का डायमीटर क्या रखना है, और वेपर प्रेशर का फ्लो रेट क्या रखना है, लिक्विड अगर आपका आ रहा है तो उसका क्या फ्लो रेट रखना है, सारी वीपिंग क्या है आपकी। इस तरीके की कॉलम डिजाइनिंग से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकॅब-थिले मेथड। सो मैकॅब-थिले मेथड के अंदर नंबर ऑफ ट्रेस हम निकालते हैं। तो हम मैकॅब-थिले मेथड है क्या आपका, बेसिकली रिफ्लक्स रेशियो क्या है, रिबॉयलर कब लगाते हैं, पार्शियल रिबॉयलर ही क्यों यूज करते हैं, कंप्लीट क्यों नहीं करते, या पार्शियल कंडेंसर यूज क्यों नहीं करते, कंप्लीट कंडेंसर ही क्यों यूज करते। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिस्टिलेशन कॉलम से पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाओ आप एब्जॉर्प्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन इज आल्सो अ सेपरेशन प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन में आपको पता करना है कि ये क्या प्रोसेस है, क्यों यूज होती है। ठीक है, चलिए। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में के बाद में आपको डिस्टिलेशन कॉलम वर्सेस एब्जॉर्प्शन में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, और तो हम एब्जॉर्प्शन कॉलम यूज करें, डिस्टिलेशन कॉलम यूज करें, कौन सा कॉलम यूज करें, जिसमें हम कुछ टर्म्स यू लेके आते हैं, HTU, NTU, HETP, ये क्या टर्म्स हैं, कैसे निकाली जाती हैं। उसके बाद में आपका एक्सट्रैक्शन आता है, एक्सट्रैक्शन भी देख लेना है आपको। और उसके बाद में ड्राइंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ड्राइंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में साइकोमेट्रिक चार्ट जो है, साइकोमेट्रिक ग्राफ जो है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मास ट्रांसफर। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं लेता हूं यहां पे हीट ट्रांसफर। सो डियर स्टूडेंट, हीट ट्रांसफर भी एक हमारा यू कैन से कि CRE और मास ट्रांसफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और उसके अगर थोड़ा सा नीचे पायदान पे लेके आओगे तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट इज क्वाइट इजी एंड टेक्निकल ऑल्सो एंड वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देके चीजें समझा सकते हैं जो कि इजिली फिजिकल एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज ही बात करूंगा, तो कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। कंडक्शन में आप फिन्स पढ़ सकते हैं। कंडक्शन में इंसुलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंसुलेशन का एक ग्राफ आता है, इंसुलेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन बनेगा आपका कि थर्मल कंडक्टिविटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी आपको यहां पे पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपका अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, 3D जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस निकालते हैं उसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए फॉर द टेक्निकल ऑफिसर्स। ठीक है, जो टेक्निकल ऑफिसर्स की पद पे जाने वाले हैं उनको यहाँ पे 3D हीट ट्रांसफर का जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको आना चाहिए। फिर आता है आपका एक लम्प्ड हीट ट्रांसफर। जो लम्प्ड हीट ट्रांसफर मॉडल जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आपका जितने भी डायमेंशनलेस नंबर रिलेटेड है कंडक्शन से, जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है रिलेटेड कंडक्शन से, वो आपको पता होने चाहिए। फोरियर लॉ के अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। फोरियर लॉ यूज करते हैं हम कंडक्शन के अंदर, उसके अजम्पशंस पता होने चाहिए, उसके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कंडक्शन का पार्ट। उसके बाद आ जाओ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, द कंटेंट इज वेरी 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 हाई, यू कैन से समंदर है कन्वेक्शन में पूछने के लिए। तो हमें किस पे बेसिकली हमें फोकस करना है। देखो, कन्वेक्शन आपका दो भाग में डिवाइडेड है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलिए, तो इसके अंदर एक आप पढ़ते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर, TBL पढ़ते हैं, एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, HBL। तो TBL और HBL में कनेक्शन, पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज द थर्मल बाउंड्री लेयर, व्हाट इज द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, और इन दोनों कनेक्ट करने वाला एक डायमेंशनलेस नंबर होता है प्रांटल नंबर। तो उसके साथ में क्या रिलेशन है ये आपको यहां पे आना चाहिए। तो सेपरेटली और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो आपको आने चाहिए। फर्दर टेम्परेचर प्रोफाइल्स आपको पता होनी चाहिए। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। H जो है बहुत पूछे जाने वाला यू कैन से की पैरामीटर है H। तो यहाँ पे आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पे भी ध्यान देना है, क्या है, कैसे निकलता है और कैसे क्या चीजें हैं। उसके बाद में एक है आपकी डिटस-बॉयल्टर इक्वेशन। तो मतलब सिंपली पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिटस-बॉयल्टर इक्वेशन। चलो बताइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। कूलिंग के लिए कुछ अलग यूज होती है, हीटिंग के लिए कुछ अलग यूज होती है, तो इसके लिए आपको पता होने चाहिए। और कन्वेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके पास में क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है ना, फ्री कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन, जिसमें जैसे ग्राशॉफ नंबर है, जितने भी डायमेंशनलेस नंबर रिलेटेड टू द कन्वेक्शन है वो आपको यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद में आप आ जाओ रेडिएशन पे। रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको पता होना चाहिए। शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग पता होनी चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद में ब्लैक बॉडी और ग्रीन बॉडी छोड़ो, ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू क्या है, ओपैक सिस्टम क्या होते हैं, इस तरीके की चीजें यहां पे आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द रेडिएशन। फिर आ जाओ आप हीट एक्सचेंजर पे। दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हीट एक्सचेंजर में सबसे पहले कर्न्स मेथड आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर डिजाइनिंग है हीट एक्सचेंजर्स की, ठीक है, फॉर द टेक्निकल ऑफिसर्स। कर्न्स मेथड आपको पढ़ना है, अच्छे से स्टेप पता होनी चाहिए कि हीट, क्योंकि अभी डेट नहीं आई, टाइम है आपके पास में, तो फुल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अभी, और अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आईजीसीआर के इंटरव्यू के लिए पढ़ने के लिए इतना है कि जितना टाइम भी तो उतना कम हो जाएगा। तो कर्न्स मेथड आपको पढ़ना है हीट एक्सचेंजर्स के लिए। फिर आपको एलएमटीडी पता होना चाहिए, क्या एलएमटीडी है, क्रॉस के लिए क्या है, काउंटर के लिए क्या है। फिर आपसे कंपैरिजन किया जाएगा कि क्रॉस अच्छा है या काउंटर अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो यहां पे आपका शेल एंड ट्यूब पे रिलेशंस पूछ सकते हैं, तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक आता है करेक्शन फैक्टर, उसका इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। लिटरेचर में करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, करेक्शन फैक्टर कब बेसिकली पिक्चर के अंदर आता है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। स्केलिंग क्या है, स्केलिंग रेजिस्टेंस क्या है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में स्केल हो जाता है जिससे आपका हीट ट्रांसफर रुक जाता है, तो स्केलिंग रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये आपको हीट एक्सचेंजर में बेसिकली पता होने चाहिए। तो द कंपैरिजन एंड इसके अंदर हम निकालते हैं, एनटीयू भी निकालते हैं इसके अंदर, तो वो सारे टर्म्स के आपको डेरिवेशंस पता होने चाहिए कि हम उनको कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए उसके बाद में आप आ जाओ कंडेंसेशन पे। तो कंडेंसेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी हम ऊपर से पढ़ेंगे फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को। उसके बाद में आप वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग ग्राफ को पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप रीजन देखते हो कि न्यूक्लियर बॉइलिंग कहां पे है, वो सब चीजें। तो बॉइलिंग ग्राफ जो है वो आपको पढ़ना है और अच्छे से देख लेना है कि कैसे क्या कौन सा रीजन कहां पे पड़ता है। Okay, so this is how we will prepare the heat transfer subject. So dear students, these are the 3 subjects आपके very important थे, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, डायरेक्शन डिस्कस की। और कुछ अगर कोई बच्चा बोलते, इसके अलावा अगर आप क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा शायद आप थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हैं अपना फेवरेट, और फ्लूइड मैकेनिक्स बोल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप अवॉइड करें फ्लूइड मैकेनिक्स को, क्योंकि उसमें से ऐसे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हो सकता है कि वो आपसे जेट टाइप क्वेश्चंस पूछ ले आपसे, ठीक, मैकेनिकल टाइप अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बट अगर किसी का फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा है और उसको लगता है कि हाँ मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा है, मैं क्वेश्चंस को रोक सकता हूँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं कवर करवा दूंगा। सो दीज आर द 3 कोर सब्जेक्ट जो आपको बोलने चाहिए, और इस किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना था इसमें मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो भी आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जिस तरीके से भी दूसरे स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं आप, उनके साथ में शेयर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जैसा कि आपको पता है हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को अगर मॉक इंटरव्यूज आपको लेने हैं और उसके बाद में हम फ्री गाइडेंस भी आपको देते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें अपनी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आप डाल सकते हैं, और उन रिक्वायर्ड डिटेल्स के बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको फर्दर असिस्ट करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.